बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि हम किसी डेटा को इंपोर्ट करके कैसे ला सकते हैं अपने आर के अंदर, यानी आर स्टूडियो या आर के अंदर। अब वो हमने एक डेटा एक्सपोर्ट कर लिया था जो कि फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप वाला डेटा था। इसको अगर मैं चाहूँ तो अब फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप वाला डेटा था, इसको मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ कि इसमें क्या कुछ था और क्या नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने खाम खा तो नहीं किया ना। अब मैं इसको डेटा को आगे कुछ ना कुछ इस पर मैं करना चाहूँगा जिससे मुझे मालूम होगा कि ये क्या चीज़ है। अब आपको पता है कि जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो फ्रीक्वेंसी टेबल हो सकता है। फ्रीक्वेंसी टेबल जैसे कि आपको मालूम है क्या होता है, यानी जिस तरह से इसमें देखें कि ये लिखे हुए हैं, ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं कि जी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कुछ कुछ मेंबर्स हैं, कुछ नॉन मेंबर्स हैं, कुछ डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं, और कुछ यूरो यूज़ करती हैं कंपनीज, और कुछ कंट्रीज और कुछ अपनी नेशनल करेंसी यूज़ करती है। तो सबसे बुनियादी एक जो इसका हम समरी निकाल सकते हैं वो ये हो सकती है कि अच्छा जी कितनी कंट्रीज इस डेटा सेट में डेवलपिंग हैं, कितनी डेवलप्ड हैं। ठीक है। और कितनी कंट्रीज जो हैं वो नेशनल करेंसी यूज़ करती हैं और कितनी यूरो ही यूज़ करती हैं। कितनी कंट्रीज हैं जो कि हाँ मेंबर हैं ईयू की, और कितनी हैं जो कि नहीं हैं। तो ये हम एक सादा सी फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो वो तो कम से कम बनाना चाहिए हमें। अच्छा, अब उसके लिए क्या होगा, देखें ये एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर 9 कॉलम्स हैं, यानी नंबर, कंट्री, डेवलपमेंट लेवल, ईयू मेंबरशिप वगैरह वगैरह। अब मैंने जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है वो एक का बनाना है। ठीक है। मैंने क्या करना है, एक का बनाना है, यानी किसका बनाना है, वो मैंने डेवलपमेंट लेवल का फर्ज कर लें बनाना है कि कितनी डेवलप्ड हैं और कितनी नॉन डेवलप्ड हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक डेटा फ्रेम के अंदर जो है एक जो उसकी फील्ड है, एक कॉलम है, जो उसका एक वेरिएबल है, एक वेक्टर है, उसको मैं कैसे एक्सेस करूं। तो उसका तरीका ये होता है कि जो डेटा फ्रेम का नाम है उसके साथ आप डॉलर का साइन लगाएं। ठीक है। तो ये देखें, जो ही मैंने इसके साथ डॉलर का साइन लगाया तो इसने मुझे बताना शुरू कर दिया है कि ये इसके अंदर अब ये आगे कॉलम्स है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि डेवलपमेंट लेवल जो है वो कर लो। अब मैं इसे एंटर करूंगा तो वो जो डेवलपमेंट लेवल वाले जो कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं वो निकाल के ले आया है। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं इसी तरह से, आपको मालूम है कि मैं सेव भी कर सकता हूँ, यानी अगर मैं डेवलपमेंट लेवल के नाम से एक बनाऊं नया वेरिएबल, तो उसके अंदर मैं इसको सेव भी कर सकता हूं। ठीक है। ये देखें, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं ये जो डेवलप लेवल वाला मैंने बनाया है, तो अब मैं इसको प्रिंट करके देखूं तो मुझे ये नज़र भी आ रहा है। सही है। अच्छा, तो अब एक ये नई चीज़ आपने सीखी कि इसके अंदर डेटा का एक्सेस करने के लिए आप आप पहले डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं और फिर डॉलर का साइन लगाते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बगैर भी एक तरीका, अच्छा ये देखें ना, मिसाल के तौर पर ये क्या है, डेवलपमेंट लेवल। अगर मैं खाली डेवलपमेंट लेवल लिखूं तो ये तो जो मैंने वेरिएबल बनाया वो तो आ रहा है, या आप दूसरा कोई और वेरिएबल देख लें। मिसाल के तौर पर और कौन कौन से वेरिएबल हैं, ये हैं जी, ईयू मेंबरशिप है। ठीक है। तो मैं अगर खाली लिखूं कि जी ईयू अंडरस्कोर मेंबरशिप, तो ये यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। और अगर मैं ये लिख के कर ही दूं तो इससे मुझे एरर दी है कि भाई इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है।
लेकिन जब मैं इससे पहले डेटा फ्रेम का नाम लिख के, यानी फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ईयू की मेंबरशिप डालता हूँ, तो ये मुझे उसकी वैल्यूज निकाल के दे देता है। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने इसके कोई फर्दर ऑपरेशन करने, इसका कोई मामला करना है, तो ये हर दफा डॉलर और इतना लिख के तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो नाम है ना एक एक कॉलम के, वो नाम लिखने से सीधे ही आ जाए, उसके पीछे हर दफा डेटा फ्रेम का नाम और फिर डॉलर साइन ना लिखना पड़े। तो उसके लिए एक कमांड है जिसे हम अटैच कहते हैं। अगर अटैच कर लें, अटैच, अंदर जो हमारा डेटा फ्रेम है उसका नाम, अब देखें यहाँ पे प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होगा क्या, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं खाली EU मेंबरशिप लिखूँ ना, EU अंडरस्कोर मेंबरशिप, तो अब ये उसके पीछे वो सारी की सारी चीज़ें लिखे बगैर भी आ जाता है। ठीक है। या एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स, ये एक वेरिएबल था, ये भी मैं सीधा प्रिंट करूँ तो ये प्रिंट हो सकता है। तो ये दो बातें अब हमने सीखी हैं कि अगर किसी डेटा फ्रेम के अंदर किसी कॉलम को एक्सेस करना है, तो हम पहले डेटा फ्रेम का नाम लिख के फिर डॉलर का साइन रखते हैं, फिर उस कॉलम का नाम लिखते हैं, तो वो एक्सेस होता है। उसको एक्सेस करने के बाद हम किसी नए वेरिएबल में सेव भी कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, चाहे तो कर लें, जो भी करें। अच्छा, लेकिन दूसरी चीज हमने ये सीखी कि ये इस लंबे तरीके के बजाय अगर हम उसको अटैच कर लें डेटा को, तो फिर उसके बाद हम सीधा उसके कॉलम के नाम से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये दो मिसालें दिखाई। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा डिटैच कर लूं, ठीक है, ये तो अटैच किया है ना, इसको दोबारा डिटैच भी किया जा सकता है। डिटैच करूं फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप का जो डेटा है, तो अब देखना, अब अगर मैंने यही चीज जो बिल्कुल यहाँ पे ऊपर मैंने ये की थी, तो ये प्रिंट हो गया था। अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखूं एंटर और इंडेक्स, एरर, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब डेटा डिटैच कर दिया तो फिर नहीं होगा, अटैच किया हुआ है तो फिर ये काम हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, हम आसानी के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अटैच करने वाली प्रैक्टिस से बचना चाहिए। उसकी वजह पता है क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अगर आपने डेटा फ्रेम के अलावा भी कुछ और चीज़ें सेव की हुई हैं, तो उनके नाम मिलते जुलते वो आप सेलेक्ट कर रहे हो तो एक के बजाय दूसरी सेलेक्ट हो सकती है। वह कहते हैं कि ज़्यादा सेफ तरीका ये है कि आप अटैच ना करें, बल्कि हमेशा डॉलर साइन के साथ उसको करते रहें। ठीक है। लेकिन बहरहाल हम क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे थे कि हमने एक तो पहले देख लिया कि किसी कॉलम को एक्सेस कैसे करना है। अब हम उस कॉलम की कोई फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना चाहते हैं से, उसके लिए कमांड यूज होती है टेबल। उसके लिए क्या यूज होती है जी? टेबल की कमांड यूज होती है। ठीक है। और टेबल की कमांड, ये देखें, वो जो आपने पिछली वीडियो में देखी थी वो रीड डॉट टेबल थी। ये टेबल की कमांड जो है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं कि जी EU मेंबरशिप वाला जो कॉलम है ना, उसका मैं एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना चाहता हूं, EU टेबल। अब चूंकि ये मैंने डेटा अटैच कर लिया हुआ है, तो इसके पीछे पहले इसके डेटा फ्रेम यानी फीमेल अंडरस्कोर एंटरप्रेन्योरशिप का लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो ये देखें, इसने मुझे सिंपल क्या बता दिया है, EU मेंबरशिप, मेंबर जो हैं वो 20 हैं और नॉट मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं जी? वो 31 हैं। ठीक है। अगर मैं इसमें दो डाल दूं, अब मैं आपको दिखाता हूँ टेबल, एक हो जी EU की मेंबरशिप, EU की मेंबरशिप, और दूसरा जो है डेवलप्ड, सॉरी, डेवलपमेंट लेवल, ये वाला था। ठीक है। तो ये इसने टेबल कैसे कर देगा? ये उनको आमने सामने, यानी मेंबर नॉन मेंबर और डेवलप्ड नॉन डेवलपिंग, डेवलप्ड डेवलपिंग,
यानी ऐसी कंपनीज जो मेंबर हैं उनमें से डेवलप्ड 20 हैं और नॉट जो नॉन मेंबर्स हैं उनमें डेवलप्ड 7 हैं, ठीक है। और ईयू की मेंबर्स में से कोई भी डेवलपिंग नहीं है, जबकि जो बाकी कंट्रीज हैं वो 24 हैं। ये आप ज़रा इस पर गौर कर लें। ये क्या किया है कि हमने जब 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स डाल दिए तो वो वहाँ पे सीधे सीधे उनका करना शुरू हो गया, ठीक है जी, फाइन। अच्छा, अब ये तो कैटेगोरिकल वेरिएबल का मामला हुआ। जो बाकी दूसरे वाले हैं, यानी देखें जिस तरह से ये एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स है, तो इनके हम क्या करते हैं, इनका हम मीन निकाल सकते हैं। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका जो है वो मीडियन क्या है, मोड क्या है, इसकी 10वां परसेंटाइल क्या है, ये सारे की सारे हम डिस्क्रिप्टिव जो हैं वो भी हम इसके साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। उन सब की कमांड बहुत ही इंट्यूटिव है, यानी जो आप सोचते हैं कि होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मीन है ना, किसी का मीन निकालना हो तो हम मीन, ये मिसाल के तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स जो है उसका निकाल लेते हैं। इसने मुझे बता दिया इसका मीन जो है वो 47.245, ये वाला एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स वाला जो कॉलम है, ठीक है। इसका मीन निकाल दिया। अच्छा, इसका मीडियन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी का हम निकाल देते, क्योंकि ये जो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, इसका मीडियन 42.7 है, ठीक है। इसका मिनिमम निकालना हो तो सीधी मिन की कमांड है, ठीक है, कि इसका मिनिमम वैल्यू कितनी है, 24 है। इसका मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्स की वैल्यू है, मैक्स की कमांड है, वो निकाल दिया 77.6 आ गया, ठीक है। यानी अब आप देख लें। अच्छा, इसकी रेंज निकालनी हो, रेंज आपको पता है। अब ये जो सारी वैल्यूज थी, मीडियन, मीन वगैरह, ये तो किसकी थी, ये थी उसकी जो है सेंट्रल टेंडेंसी की। अगर हमने इसका स्प्रेड देखना हो, अब यहाँ पे इस लेवल पे आके हम सपोज कर रहे हैं कि आपको स्टेटिस्टिक्स का बुनियादी इल्म है, ठीक है, कि मीन क्या चीज़ होती है, मीडियन क्या चीज़ होती है, क्योंकि उसकी तफसीलात में अब हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो आप रेंज निकाल सकते हैं इसकी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडेक्स है, एंड रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप निकाल सकते हैं। वो देखें जी, वो कितना है जी, ये देखें इसने बता दिया है कि मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, तो आप रेंज देख लेंगे, इसकी रेंज है। आप इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो SD, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी आप निकाल सकते हैं जी, वो 16.17। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपको ज़ाहिर है मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है, ठीक है। आप इसी तरह से वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस का फार्मूला VAR है, ठीक है, और वो इसी की एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स को डालें तो इसकी हमें पता चल जाएगा जी कि इसकी वेरिएंस कितनी है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आप इसका मालूम करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा जी, परसेंटाइल निकालने का जो है ना, वो होता है जी परसेंटाइल। अच्छा, नहीं, उसके लिए हम क्वांटाइल यूज कर लेते हैं जी, क्वांटाइल यूज कर रहे हैं। क्वांटाइल अगर इसका एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स का आगे से कहें जी कि 0.1, ठीक है, तो ये बता देगा कि जी 10वां परसेंटाइल इसका कितना है, ठीक है। अगर आप इसका 100वां, इसका 80वां परसेंटाइल निकालना चाहते हैं तो यहाँ 0.8 लिख देंगे। तो इस तरह से इसके ये आपको सारे की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तरीका है आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखने का, सही है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मालूम करने का ये तरीका है। आप इन सारी की सारी कमांड्स को देख लें और एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर लें। ये जो डेटा सेट है, ये जहाँ पर से मैंने आपको दिखाया है, वहाँ से आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इसी डेटा सेट को। लेकिन आई वुड इनकरेज कि आप कोई अपना डेटा सेट यूज़ करें,
और आप यानी इस पर जो मैं दिखा रहा हूँ वो सिर्फ वही कमांड्स ना करें, बल्कि आप एक कोई और डेटा सेट लें और उस पर अपनी जो कमांड्स हैं, अपने स्क्रिप्ट्स लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एनीवेज ये डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं, बाद में मैं इसका एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा है कि जब हम डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसके जो बेसिक जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हैं वो किस तरह से हम देख सकते हैं। उसमें हमने एक देखा कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स कैसे बना सकते हैं, एक का कैसे बना सकते हैं, दो का कैसे बना सकते हैं, और जो तीसरा अपना क्या कहते हैं, उसके बाद हमने देखा कि जो मीडियंस हैं, जो जो जो, जो है मीन है, और इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशंस वगैरह हैं वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो है वो आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह से। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मिनिमम को मिन कहते हैं, ठीक है। ये आपको शायद अभी मुश्किल लग रहा हो कि ये कैसे याद रखेंगे कि ये पूरा मिनिमम लिखना है, मिन लिखना है, किस चीज़ की क्या कमांड है। लेकिन जब आप ये फ्रिक्वेंटली यूज़ करने लगते हैं तो ये बातें बिल्कुल, यानी आप 2-3 दफ़ा ये काम करेंगे तो ये आपको ज़ुबानी याद हो जाती हैं।